स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रूवर। दर्शकों, एक खूबसूरत घर का सपना भला किसकी आंखों में नहीं पलता और उस सपने को साकार करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। आर्किटेक्ट से परामर्श लेते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बुलाते हैं और वास्तुशास्त्र एवं फेंग शुई विशेषज्ञों से सलाह मशवरा भी करते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि आ सके। यूं तो सभी के अपने अलग अलग दिशा निर्देश हैं, मगर फिर भी इन सब में अनेक समानताएं देखने को मिलती हैं और उसी पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक कुमार शर्मा जी को। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, बैठक यानी कि ड्राइंग रूम हमारे घर का वो हिस्सा है जहां पर परिवार के सदस्यों के अलावा घर में आने जाने वाले लोगों का भी उठना बैठना रहता है। इसलिए जरूरी है कि आपका ड्राइंग रूम पूरी तरह से वास्तु शास्त्र के अनुरूप बना हो ताकि आपका परिवार वास्तु दोष और उसके नकारात्मक प्रभावों से बचा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान। दर्शकों, अगर ड्राइंग रूम को हमारे घर का आईना कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ड्राइंग रूम ही वो जगह है जहां पर परिवार के हर छोटे बड़े सदस्यों के अलावा घर में आने जाने वाले लोगों का भी उठना बैठना रहता है। इसलिए जरूरी है कि आपका ड्राइंग रूम पूरी तरीके से वास्तु शास्त्र के अनुरूप बना हो ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो सके और परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि आती रहे। वास्तुशास्त्र के अनुरूप कैसा हो आपका ड्राइंग रूम, अगले आधे घंटे तक हम इसी विषय पर चर्चा करते रहेंगे और साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर डायल कर सकते हैं और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसा होना चाहिए आपके घर में आपका अपना खुद का ड्राइंग रूम। वो किस दिशा में होना चाहिए, किस तरीके का फर्नीचर होना चाहिए, वास्तु संबंधी जो कोई भी आपका सवाल है उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आचार्य जी के साथ हमारे सवाल जवाब का सिलसिला। तो शुरुआत करना चाहेंगे अशोक जी हमारे आज के कार्यक्रम की। आज हम बात कर रहे हैं बैठक घर की, जिसे ड्राइंग रूम भी कहा जाता है। देखा जाए तो बैठक घर घर का वो हिस्सा है जहां पर हर आने जाने वाले लोगों का आना जाना रहता है। घर के लोग भी सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वास्तु अनुरूप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दिशा की यहाँ पर बात करें तो किस दिशा में होना उत्तम माना गया है ड्राइंग रूम? वास्तुशास्त्र के अनुसार जो ड्राइंग रूम है, जिसे हम बैठक भी कहते हैं, वो पूर्व दिशा में या ईशान कोण में या उत्तर दिशा के अंदर ही बनानी चाहिए। या अगर आपके पास बहुत बड़ा प्लॉट है, अगर ऐसा लगता है तो बीच में अगर आपके पास स्पेस है, यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ द जो हाउस है उसमें भी आप बैठक बना सकते हैं। शुरू में आप जो है एक रूम निकाल सकते हैं, उसके बाद में बीच में भी आप एक बैठक बना सकते हैं। उसके बाद जो और जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट हैं और बेडरूम की आवश्यकता है, लेटरिन बाथरूम है, किचन है, उन सबको बनाया जा सकता है। वस्तुतः देखा जाए तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी दिशाएँ हैं वो पूर्व दिशा है, ईशान कोण है और उत्तर दिशा है, या घर का जो सेंटर पॉइंट है उसमें आप जो है बैठक बना सकते हैं। जी, तो यानी कि बैठक के लिए ये दिशा उत्तम रहेगी। अशोक जी, बात की जाए ड्राइंग रूम की, जो कि हमारा आज का विषय भी है, ये तो बात हुई दिशा की कि किस दिशा में हमारा ड्राइंग रूम होना चाहिए। आजकल अक्सर देखा गया है कि लोग अपने घर में फेंग शुई लगाने लग गए हैं, खासकर ड्राइंग रूम को सजाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। तो फेंग शुई आखिर है क्या और क्या ये वास्तु अनुरूप ठीक है और वास्तु से किस प्रकार भिन्न है? देखा जाए तो ये जो फेंग शुई का जो आविष्कार जो है, वास्तव में ये शास्त्र तो नहीं है, लेकिन इसको हम एक विद्या कह सकते हैं। जापान और चीन के कुछ प्रांतीय इलाकों में कुछ विशेष परिस्थितियों या वातावरण को मद्देनजर रख करके इस विद्या का आविष्कार हुआ। लेकिन आजकल प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके कारण से क्या है कि छोटी से छोटी जो बात है वो संसार भर में कुछ ही समय में प्रत्येक व्यक्ति की नज़र में आ जाती है। इस कारण से भारत में भी हमारे यहाँ पर फेंग शुई का काफ़ी प्रचार और प्रसार हुआ। लेकिन इसमें जितनी चीज़ों का भी विचार किया गया है उसके मद्देनज़र अगर कोई भी आप सामान लगाते हैं, मान लीजिए आप लाफिंग बुद्धा लगा रहे हैं, विंड चाइम लगा रहे हैं, या और दो
बर्ड्स जो आते हैं उनको हम लगाते हैं, उसमें जो है आप कछुआ वगैरह रख लेते हैं, बम्बू ट्री वगैरह हैं, ये बहुत सारी जो आइटम हैं इनको सजावट के लिए तो रखा जा सकता है, लेकिन इनके आधार पर कि इनको रखने से कोई वास्तु दोष दूर हो जाता है ऐसा देखने में नहीं आता, क्योंकि वास्तु जो शास्त्र है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक महान जो है उद्गम है बेसिकली, तो इसलिए उसके अनुसार यदि हम चलें तो जो भी दोष होते हैं उनको वास्तुशास्त्र के अनुसार उनके पैमाने पर रखकर हम उनसे बच सकते हैं। जी, तो यानी कि ये तो फेंग शुई की बात हुई। अशोक जी, ड्राइंग रूम हमारे घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ घर के लोग रहते हैं, घर के लोग बैठते हैं, बल्कि जो लोग हमारे घर में आते हैं वो भी ड्राइंग रूम में बैठते हैं। यानी कि एक तरह से ड्राइंग रूम जो है हमारे घर का आईना है। ऐसे में अगर फर्नीचर की बात हो तो लोगों का मन होता है कि वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और कंफर्टेबल भी होना चाहिए, लेकिन अगर वास्तु के अनुरूप हम देखें तो वास्तु के अनुसार किस प्रकार का फर्नीचर होना चाहिए, यानी कि किस धातु से बना फर्नीचर होना चाहिए जो घर में पॉजिटिविटी बनाए रखे। देखा जाए तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लकड़ी का जो है वो सामान ही हम प्रयोग में लाते रहे हैं, इसलिए जितना भी जो फर्नीचर हो कोशिश कीजिए कि वो लकड़ी से ही निर्मित हो, अन्यथा आप किसी दूसरी जो धातु है, स्टील है, लोहा है, तांबा या पित्तल है, उससे युक्त जो भी फर्नीचर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि यदि अगर आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में आपने अपना ड्राइंग रूम बनाया है तो उसमें अगर लोहे या स्टील की जो धातु है उससे निर्मित अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो ईस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ जो हमारी डायरेक्शन है, इनमें भारी सामान रखना जो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है वो अच्छा नहीं माना गया। इसलिए फर्नीचर ऐसा लीजिए जिसमें पोल हो, बीच में स्पेस हो और थोड़ा हल्का हो, देखने में सुंदर हो, बैठने में आरामदायक हो। इस प्रकार के फर्नीचर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो फर्नीचर की बात हुई, धातु की बात हुई। अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो क्या अशोक जी, जैसे धातु यहाँ पर मायने रखती है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो क्या उसी प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट भी मायने रखते हैं कि ड्राइंग रूम में इस तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए तो वो पॉजिटिविटी बनाए रखेगी? हाँ, देखो पूरा जो हमारा मकान बनता है उसका अपना एक वास्तु होता है, लेकिन उसके बाद जब हम कोई रूम बनाते हैं या ड्राइंग रूम बनाते हैं या किचन बनाते हैं तो उस रूम का भी अपना एक वास्तु कॉन्सेप्ट हुआ करता है। तो जो ड्राइंग रूम है उसकी अपनी एक वास्तु है, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी दक्षिण दिशा की जो दीवार है उसके साथ में हम जो है सोफ़ा वगैरह लगाएं और जो वेस्ट डायरेक्शन की जो दीवार है उसके साथ में लगाएं। इससे होगा क्या कि जो भी उसमें बैठने वाले व्यक्ति होंगे वो या तो पूर्वाभिमुख होकर के बैठेंगे या उत्तराभिमुख होकर बैठेंगे। इससे होगा क्या कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा और जो ईशान कोण है वो आपके थोड़े हल्के हो जाएंगे। बीच में सेंटर टेबल आप लगा सकते हैं, लेकिन गोल टेबल नहीं लगानी चाहिए, चकोर टेबल लगाइए, स्क्वायर या रेक्टेंगल में, आयताकार या वर्गाकार जिसे हम लोग बोलते हैं, और उसके जो कोने हैं वो यू शेप के अंदर जो है वो घिसे हुए होने चाहिए या कटाई करे होने चाहिए। उनके जो कॉर्नर हैं वो तीखे नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो यानी कि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना बेहद जरूरी है। यानी कि आपकी सिटिंग अरेंजमेंट भी मायने रखती है, ये भी मायने रखता है कि आपका फर्नीचर यानी कि जो सोफा सेट है या फिर टेबल है ये सब किस धातु के बने हुए हैं। साथ ही दिशा का खास तौर पर हमें ख्याल रखना चाहिए। ड्राइंग रूम के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है, अपना फोन उठाइए, हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आपको उस पर डायल करना है और सीधे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वास्तु विशेषज्ञ अशोक जी से अपने सवाल कर सकते हैं और वो आपको आपके उपाय बताएंगे। तो चलिए चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। अशोक जी, ड्राइंग रूम पर हम बात कर रहे हैं, अभी आपने बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट भी मायने रखती है। आजकल जो लोगों का लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता जा रहा है और साथ में लोग ये भी चाहते हैं कि जो लोग हैं, बाहरी जो लोग हैं, वो हमारे घर की चीज़ों में ताक झाक नहीं करें। यही एक कारण भी है कि आजकल जो मेन गेट्स होते हैं, मेन गेट ओपन किया, देन उसके बाद सीधे हमारा ड्राइंग रूम पड़ता है, ताकि जो घर में आ रहे हैं लोग वो बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। तो क्या ये कंसेप्ट वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक है? हाँ, देखा जाए तो हमारी जो प्राचीनतम जो हमारी संस्कृति है उसके पीछे ही एक बहुत बड़ा कारण है, और वो सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले बहुत ज़्यादा पर्दा हुआ करता था। आजकल जो है वो पर्दा होने नहीं करते लोग, लेकिन पुराना जो कॉन्सेप्ट था उसमें जो बहू बेटियां हैं वो बड़े लोगों के सामने नहीं आया करती थी, घूंघट में रहा करती थी। इसी कारण से
बैठक जो थी गांव में, आप कभी कहीं भी चले जाइए, हमेशा बैठक आपको एंट्रेंस के ऊपर ही मिल जाती है। उसके बाद अंदर जो है वो घर का पूरा निर्माण किया होता है, वहीं किचन होता है, वहीं आपके सोने के शयन कक्ष वगैरह बने होते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है आज भी हम अप्लाई करते हैं कि नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग जो प्लॉट है आपका, तो उसमें अगर आप शुरू में ही ड्राइंग हॉल बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि अंदर जो पर्दे वाली बात थी, जो संस्कृति की बात थी, उसी को आज हम दूसरे तरीके से ले रहे हैं कि लोग हमारे घर में ताके नहीं, झांके नहीं, हर चीज़ का उनको ज्ञान ना हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर प्राचीनतम पुरानी अगर हम पीछे जाके देखें तो उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि पर्दा होना ज़रूरी था। तो यानी कि पर्दा होना जरूरी है। साथ ही अशोक जी, हम ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं, ये एक लोगों के मन में कंसेप्ट होता है कि बाहर बाहर ही हमारा ड्राइंग रूम रहे, लोग ज्यादा ताक झांक ना करें। आजकल लोग किचन, ओपन किचन बहुत ज्यादा रखने लग गए हैं, और अधिकतर ये देखा गया है कि जब लोगों का जो ड्राइंग रूम है उसके साथ ही उनकी ओपन किचन अटैच होती है। तो क्या जो किचन की चीजें हैं वो ड्राइंग रूम को इससे अफेक्ट करती हैं या फिर नहीं करती हैं, और क्या ये ठीक है इस तरीके से होना? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग जो प्लॉट होते हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसी हद तक जो है वो लागू हो जाता है। उसमें ये है कि अगर आपका किचन आपने जो है ऊपर जो है उसमें आपने दरवाज़ा नहीं बनाया और यू शेप में आपने ओपन बना लिया है, तो और ड्राइंग रूम से अगर कुछ नज़र भी आ रहा है किचन, तो इस सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि जो महिला गृहिणी है जो किचन में काम कर रही है वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोगों के द्वारा देखी ना जा सके। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि कोई व्यक्ति जब किसी को देखता है तो उसके ऊपर, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। बस इसी बात का ध्यान रखें, अन्यथा ये जो है एक दूसरे के साथ में गैप के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार, मान लो नॉर्थ ईस्ट में आपने बना दिया आपका ड्राइंग रूम और साउथ ईस्ट में आपका किचन बन गया, तो ये इसमें कोई परेशानी नहीं है जी। तो यानी कि जिस तरीके से आजकल हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है वो हमारे वास्तु के अगर टिप्स का हम ख्याल रखें तो उसके अकॉर्डिंग है, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है या फिर ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट है वो वास्तु को अफेक्ट कर रहा हो। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। विष्णु कौशिक जुड़े हैं जयपुर से, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विष्णु जी। नमस्कार विष्णु जी, सवाल पूछिए अपना। मैं ये कहना चाहता, हमारा जो मकान है जी जी वो वेस्ट फेसिंग है जी और उसमें जो मेन गेट है वो साउथ वेस्ट में है जी। तो अब हम आपको बता रहे कि मेन गेट है वो नुकसान कुछ है क्या साउथ साइड होने से, वेस्ट साउथ में, तो क्या उपाय करें? जी तो शुभ जी, क्या जवाब देना चाहेंगे इनको, इनके देखो, प्रश्न आपका का? साउथ वेस्ट में अगर दरवाजा है जी तो इसका सबसे अच्छा पीछे भी, क्योंकि पिछला प्रोग्राम ही हमारा जो था वो मुख्य द्वार के ऊपर ही था, हमने बात बताई थी कि आप जो है एक चांदी की जो है एक तार बनवा करके आप अपना जो मेन गेट है उसकी जो दहलीज हुआ करती है उसके नीचे दबवा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आप लगा सकते हैं, स्वस्ति आदि जो शुभ मांगलिक चिन्ह हैं उनको अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो ये हो सकता है कि आप वहाँ से उस दरवाजे को हटाइए और वास्तुशास्त्र के अनुसार जो शुभ पद विन्यास बनता है जहाँ पर दरवाजा होना चाहिए वहाँ पर आप उसको खिसका सकते हैं। जी बिल्कुल। और विष्णु जी के बाद जो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़े हैं वो हैं नरेंद्र, दिल्ली से, उनसे बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी। जान मेरी हिम्मत से मना करो। हेलो जी नरेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार जी, मैं ना नरेंद्र बोल रहा हूँ जी दिल्ली से। जी ये अभी पंडित जी बात कर रहे थे किचन के बारे में, तो पहले ना मेरे घर में किचन था वो बंद था, वो कोई देख नहीं पाता था। फिर वो मैंने अपनी पत्नी के कहने पर उसको वो आज के मॉडर्न तरीके से बना दिया। वो अब खुला खुला सा जैसा ओपन किचन होता है जी। तो वो जब से ऐसा किया जी तो घर में तो बहुत क्लेश होता है। तो इसमें क्या कोई वास्तु दोष मैंने गलती कर दिया? मुझे ज्ञान दीजिए हम सर। आपको भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो नरेंद्र जी ने जो आजकल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपना किचन शिफ्ट किया है उसके बाद से इनके घर में बहुत क्लेश रहने लगे हैं, तो क्या ये एक वास्तु दोष है? नहीं, देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप ईस्ट में भी किचन बना सकते हैं, साउथ ईस्ट में किचन बना सकते हैं। आपने वहाँ बनाया है और वो अगर ओपन भी है तो उसके कारण से कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं होती है और उसके कारण से कलेश जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं बनती। और कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बन रही हो। तो यानी कि आपको यही सलाह यहाँ पे नरेंद्र जी देना चाहेंगे कि जो आपने ओपन किचन किया है उसकी वजह से आपके घर में क्लेश नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी दिशा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई अन्य कारण हो। तो एक बार यही आपको सलाह देना चाहेंगे कि वास्तु विशेषज्ञ से अपने घर का जरूर चेक करवा लीजिए अपने घर को।
तो अशोक जी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं ड्राइंग रूम पर। अभी आपने हमें बताया कि ओपन किचन भी ठीक रहती है और वो ड्राइंग रूम को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग ड्राइंग रूम से अटैच्ड ओपन किचन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर रंगों की बात करें तो हर किसी को रंगों से प्यार होता है और हर कोई चाहता है कि उसका घर बहुत सुंदर तरीके से सजा हो। कुछ लोग अपने फेवरेट कलर्स भी करवाते हैं और आजकल एक ट्रेंड चल गया है, लोग दीवारों पे 2 से 3 कलर करवा रहे हैं। तो क्या ये वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक है? हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि जो वास्तु शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र का ही एक अभिन्न अंग है जी। और इसमें भी 9 ग्रहों की बात की गई हमारे यहाँ। जो 9 ग्रह हैं उनके अपने रंग हुआ करते हैं, उसी के आधार पे मोटा सा जो नियम है उस बात को की तरफ जरूर आपको आकर्षित करूंगा। वो ये है कि आप अपने घर में कभी भी डार्क ब्लू और डार्क रेड कलर ना कराएं। और इस बात का ध्यान रखें कि आपने नॉर्थ की दीवार है आपकी और नॉर्थ पे आपने मान लो ब्लू कलर करा लिया है या रेड कलर करा लिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो नॉर्थ है उसका जो स्वामी ग्रह है वो बुध है और बुध का जो रंग है वो हरा हुआ करता है, इसलिए हरा रंग जो है वो करा सकते हैं आप। इसी प्रकार से अगर आपका ईस्ट का पड़ता है तो ईस्ट में आप वाइट करा सकते हैं, पिंक कलर करा सकते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर दूसरा डायरेक्शन मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में आप करा रहे हैं तो वहां पर आप येलो तो कलर यानी करा कि सकते हमें हैं। दिशा के अकॉर्डिंग रंगों का ख्याल रखना चाहिए। अशोक जी, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, रंगों के बारे में आपसे जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि ड्राइंग रूम में हमें किस प्रकार के रंग करवाने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आज हम ड्राइंग रूम के बारे में, यानी कि बैठक घर के बारे में, जो कि हमारे घर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। कैसा होना चाहिए आपका बैठक घर, किस प्रकार के रंग आपको अपने बैठक घर में करवाने चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सीधे आप उसे डायल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ अशोक जी से। तो चलिए चर्चा का रुख करेंगे। अशोक जी, चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ब्रेक में जाने से पहले आपने हमें बताया कि दिशाएं बहुत मायने रखती हैं जब रंगों की बात आती है। तो ऐसे में अगर हम ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम में किस प्रकार के रंग होने चाहिए, इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नेहा जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा जी। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ हाँ सर, मेरा पश्चिम मुखी मकान है जी, जिसमें ये जो 3 मंजिला बना हुआ है, पर इसमें साउथ ये ईशान कोण पे सीढ़ियाँ बनी हुई है 3 मंजिल पे, तो ये कोई दोष होता है? हम आपको भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि साउथ डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनका 3 मंजिल का मकान है और वेस्ट फेसिंग है, जो कि बिल्कुल सही है। साउथ में सीढ़ियाँ हो सकती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। इतना जरूर ध्यान रखें कि जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसी के अनुसार जो है चढ़ने का जो है क्रम होना चाहिए, घुमावदार सीढ़ियाँ होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर ऐसी बनी है तो कोई वास्तु दोष नहीं है सीढ़ियों की वजह से।
तो यानी कि आप नेहा जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी वास्तु दोष नहीं है, जो दिशाएं आपने बताई हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो निश्चिंत जरूर रहिए। आइए एक बार फिर से चर्चा करो करते हैं। तो अशोक जी, सवाल हमारा आपसे ये था कि जो हमारा बैठक घर है यानी कि ड्राइंग रूम, उसमें हमें कौन से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए? बैठक में हमेशा आप अगर एक ही कलर कराएं तो आप पिंक करा सकते हैं, वाइट करा सकते हैं, ऑफ वाइट करा सकते हैं। ये जो कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कराने चाहिए, हल्के फुल्के रंग कराने चाहिए। ये रंग जो है वो हमारे ऊपर किसी प्रकार से नेगेटिव प्रभाव नहीं डालते हैं। अगर अलग अलग कलर कराने हैं तो फिर आप वेस्ट की जो दीवार है उस पर आप जो है हल्का ब्लू कलर करा सकते हैं। अगर आप साउथ की दीवार है उस पर रेडिश कलर का कोई भी शेड करा सकते हैं। ईस्ट की दीवार है उस पर आप वाइट कलर या ऑफ वाइट का कोई भी कलर करा सकते हैं। नॉर्थ की जो दीवार है उस पर हरा कलर या हरे कलर से संबंधित कोई भी शेड करा सकते हैं। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कराना चाहिए जी, यानी कि जो ड्राइंग रूम है उसमें हमें हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो ही घर में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, ड्राइंग रूम से पॉजिटिविटी आएगी। तो अशोक जी, हम बात कर रहे हैं ड्राइंग रूम की। हमने इससे पहले आपसे बात की थी फेंग शुई के बारे में, जो कि सजावट के तौर पर काम आती हैं, अक्सर जो लोग करते भी हैं। साथ ही सजावट के लिए लोग अक्सर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, घोड़ों की पेंटिंग लगाते हैं, ताजमहल की पेंटिंग लगा लेते हैं, महाभारत की पेंटिंग लगी होती है, पशु पक्षियों की लगी होती है। तो क्या ये वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक है? इसका जवाब आपसे चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मदन लाल जुड़े हैं हमारे साथ दर्शक, उनसे बात करते हैं। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, सवाल पूछिए। वो मेरा मकान है जी, वो है ईस्ट फेसिंग जी और घर में एंट्री करते ही नॉर्थ दिशा में सीढ़ियाँ हैं जी और सीढ़ियों नीचे बाथरूम और लेटरिन भी है। तो मैंने लिखा था वो करे तो शुरुआत हो, तो इसका कोई उपाय है क्या? जी, हम आपको भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अशोक जी? देखो, आपने कहा कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो सीढ़ियाँ बनी है और उसी के नीचे आपने WC भी बना रखी है। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। स्टेयर्स अगर नॉर्थ साइड में होंगी तो कहीं ना कहीं ये इनकम सोर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बार बार आपका इनकम सोर्स बनेगा, टूटेगा, ऐसी परिस्थितियाँ होंगी। बच्चों के एजुकेशन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादातर सर्वाइकल की या स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हुआ करती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो कि जो आपका जीना है वो तो वहीं रखा जा सकता है, लेकिन आप वहाँ की जो WC शौचालय आपने बना रखा है उसको तो हटवा सकते हैं। और उसके लिए आप जो है पिरामिड वगैरह जो रेमेडी होती है वो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, या येलो कलर जो है जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं उसके साथ में आप चारों तरफ जो है 4 इंच की येलो कलर का पेंट लेकर के और उसको कवर कर दीजिए। ऐसा करने से भी किसी हद तक वास्तु दोष से बचा जा सकता है। जी, तो यानी कि ये एक छोटा सा उपाय है जो आप कर सकते हैं, और अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। चलिए एक बार फिर से हमारी चर्चा का रुख करते हैं। अशोक जी, हम बात कर रहे थे कि क्या पेंटिंग्स लगाना ठीक होता है कि नहीं, क्या ये वास्तु अनुरूप ठीक है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वास्तुशास्त्र ने उन बातों को माना कि जो हमें देखने में अच्छी लगे, हमें प्रसन्नता हो, हमें खुशी हो। महाभारत का जो चित्र है वो घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में देखा जाए तो आपसी मनमुटाव या तनाव का कारण बनता है। दौड़ते हुए जो घोड़े हैं उनका भी चित्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा भागदौड़ को दर्शाता है। ताजमहल का भी चित्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये एक गुंबद है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये घर में कहीं पर भी नहीं लगानी चाहिए। ड्राइंग रूम की बात नहीं है, किसी भी रूम में कहीं पर भी अपने घर में होनी ही नहीं चाहिए। करें क्या, देखा जाए तो नॉर्थ की जो दीवार है उसमें आप जो है माँ सरस्वती का चित्र लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का जो एक चित्र आता है जिसमें गाय भी साथ में होती है और वो कदम के पेड़ के पास खड़े होते हैं और बांसुरी बजा रहे होते हैं, वो चित्र अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन की जो दीवार है उसमें लगाते तो घर में खुशियाँ रहेंगी, घर में तनाव बहुत कम हो जाता है। पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगा सकते हैं, या भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है पूरे परिवार के साथ में, माँ भगवती सीता भी हैं, उसमें हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, वो वाला बहुत अच्छा एक चित्र आप जो है फ्रेम करवा के लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो शास्त्र सम्मत जो उपाय हैं उन्हीं को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से नहीं कि हमें कोई सीनरी बहुत पसंद आ रही थी, एंटिक पीस है, हमने वो लगा लिए, क्योंकि उसके कारण से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से आपको दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं। सजावट की बात हो रही है अशोक जी, जिस तरीके से पेंटिंग्स भी सजावट के तौर पर काम आती हैं, ये आपने बताया कि वास्तु अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग ठीक नहीं है और किस तरह की ठीक हैं ये भी आपने बताया। तो सजावट से ही जुड़ा हमारा प्रश्न है, ड्राइंग रूम को सजाने के लिए अक्सर लोग छोटे छोटे मार्बल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो रबड़ के कंचे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका सजावट के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो क्या ये वास्तु अकॉर्डिंग ठीक हैं ये सभी चीज़ें? देखा जाए तो देखो, जो भी पत्थर के टुकड़े वगैरह हम जो रख लेते हैं वो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को लगाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। इससे अच्छा जो है आप नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ पर जो है आप मनी प्लांट लगा लीजिए। उसमें पानी भी होता है, मनी प्लांट जो है देखने में भी अच्छा होता है। उसमें 3-4 आप गमले लगा सकते हैं। वहाँ पर जो है आप बहुत अच्छा जो है तुलसी जी का पेड़ भी लगा सकते हैं। ऐसी जो रेमेडीज हैं ये वास्तु दोषों को दूर करने की भी ताकत रखती हैं, साथ में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होता रहता है। लेकिन आप बहुत सारी बॉल्स रख लेते हैं। आजकल देखा है कि भगवान गणेश जी के चित्र जो हैं या मूर्तियां हैं वो मेन एंट्रेंस पे रखी रहती हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जिन देवी देवताओं की आप पूजा आराधना करते हैं आप उन्हीं को साजो सजावट के लिए किसी ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको ही कहीं किसी फंक्शन में साजो सजावट के लिए खड़ा कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। उसी प्रकार से देवताओं को भी आदर के साथ उनका एक स्थान है हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, मंदिर के अंदर ही उनकी स्थापना करनी चाहिए। और ऐसा कोई एंटिक पीस ले भी आए हैं गलती से तो नॉर्थ ईस्ट में ही ऊंचा आसन बना करके उसको रखा जा सकता है और उसकी पूजा आराधना पर डे करनी चाहिए। ऐसा करने से तो जो है वास्तु दोष जो है वो दूर होते हैं और आपके लिए अच्छा भी रहता है। तो यानी कि आप जब अपने घर की सजावट कर रहे हैं तो ये नहीं कि जो आपके मन में आया और जो आपको पसंद आया तुरंत आप वो खरीद लें और उसको सजावट के लिए इस्तेमाल करें। ये ध्यान रखिए कि ये चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक हैं या फिर नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, अनिल जी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद हमारा दर्शक से संपर्क टूट गया है। अनिल जी आपको यही कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से हमारे साथ संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। आइए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। सजावट की बात अशोक जी हुई, आपने बताया कि सजावट के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस प्रकार की चीजें सजावट के लिए बिल्कुल ठीक है। समय हो गया अब हमारे दर्शकों से विदा लेने का, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन दर्शकों हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसका घर सुंदर और सुखद हो, जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और उस घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में खुशहाली बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि घर वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप बना हो और यदि उसमें कोई वास्तु दोष है तो उसका वास्तु सम्मत सुधार किया जाए, ताकि उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को मानसिक एवं शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। खैर आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोवर। दर्शकों हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक अलग सा घर हो और उस घर में एक बेहद खूबसूरत सा, सुंदर सा, प्यारा सा बेडरूम हो। जी हाँ, बेडरूम हमारे घर का वो हिस्सा जहां हम आराम करते हैं और अपने जीवन से जुड़े निजी अनुभवों को शेयर करते हैं। लेकिन अगर बेडरूम वास्तुशास्त्र के नियमों के विपरीत बना हो तो इसका सीधा असर न सिर्फ हमारे व्यवहारिक जीवन पर पड़ता है, बल्कि इससे हमारी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है और हमारी तरक्की के रास्तों में रुकावटें पैदा होने लगती हैं। वास्तु के अनुसार कैसा हो आपका बेडरूम, क्या है बेडरूम के वास्तु दोष और कैसे करें वास्तु दोष का निवारण, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक कुमार शर्मा जी को। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। दर्शकों बात करेंगे आज हम बेडरूम की, आपका अपना खुद का बेडरूम और उससे संबंधित वास्तु दोष और उसके नकारात्मक प्रभावों की, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तु के नियमों के अनुसार कैसा हो
आपका बेडरूम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान। दर्शकों, घर केवल ईंट, चूने और पत्थर की आकृति वाले घरौंदे का नाम नहीं है। घर का अर्थ उस स्थान से जुड़ा है जहां आपका परिवार चैन सुकून की जिंदगी जी सके। यदि वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर घर का निर्माण किया जाए तो घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। और आजकल तो बड़े बड़े बिल्डर और इंटीरियर डेकोरेटर्स भी घर बनाते समय और सजाते समय वास्तु के नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। इससे घर की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव प्रबल होता है। वास्तुशास्त्र के अनुरूप कैसा हो आपका बेडरूम, अगले आधे घंटे तक हम इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें हम उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, फोन उठाइए, उस नंबर को डायल कीजिए और सीधे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं पंडित अशोक कुमार शर्मा जी से। और पंडित जी आपको आपके सवाल का उत्तर बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि जो आपका प्रश्न है वास्तु दोष से संबंधित, उसको ठीक करने के लिए आपको क्या कुछ उपाय करने हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो अशोक जी, कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। आज का हमारा विषय बेडरूम है। बेडरूम के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले हमारा एक सवाल है आपसे। बेडरूम जो है हमारे घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब कभी भी हम एक घर बनाते हैं तो वास्तु के नियमों के अनुसार हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना होता है और क्यों, उन बातों से क्या असर पड़ता है हमारे जीवन पर? देखिए, जो बेडरूम है वो एक तो मास्टर बेडरूम है, दूसरा जो है हमारे बच्चों के लिए भी हम शयन कक्ष वगैरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मास्टर बेडरूम का महत्व बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे कारण भी है कि जो घर का मालिक है, जो कर्ता धर्ता है, उसका अपने घर के ऊपर पूर्णतः अधिकार होना चाहिए और पूरे परिवार जो है उसकी इज्जत भी करे, उसका मान सम्मान भी करे और वो इस प्रकार से सक्षम भी हो कि अपने घर परिवार को चला भी सके। इसके आधार पर ही वास्तुशास्त्र के अंदर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया गया। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है और जो साउथ जो डायरेक्शन है और नॉर्थ भी, इन तीनों डायरेक्शनों में हम अपना मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जो हमारे पास स्थान है वो साउथ वेस्ट और हमारा जो है साउथ जो डायरेक्शन है वो बनता है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है कि जो आपका साउथ डायरेक्शन है उसका जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। मंगल जो है वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी है, साहस से युक्त है, हिम्मत नहीं हारता है। वास्तव में घर का परिवार का जो पालन पोषण करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर अथाह साहस होना बहुत ज़रूरी होता है। इस कारण से जो है साउथ में और साउथ वेस्ट में हमें मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए। तो यानी कि ये तो बेडरूम की बात भी हो गई कि भवन निर्माण जब हम कर रहे हैं, यानी कि जब हम अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो वास्तु के नियमों का हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसे कि हमारा आज का विषय है तो बेडरूम जो है उसके लिए भी दिशा बहुत मायने रखती है। तो आचार्य जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बेडरूम का निर्माण जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए दिशा बहुत मायने रखती है और क्या दिशा होनी चाहिए, किस दिशा में हमारा बेडरूम होना चाहिए, ये भी आपने बताया। इसके अलावा जैसे बेडरूम के अंदर हम फर्नीचर रखते हैं, बेड रखते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या ये हर एक चीज मायने रखती है या फिर सिर्फ इतना ही काफी है कि बेडरूम इस दिशा में होना चाहिए जो साउथ आपने बताया? देखिए, ये जो है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा प्लॉट है, किसी के पास बहुत छोटा प्लॉट है। जिसके पास छोटा प्लॉट है उसके लिए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास 1 या 2 रूम हैं और परिवार अगर थोड़ा सा बड़ा है तो ऐसे में उसी कमरे के अंदर उसको बहुत सारे संसाधन लगाने भी पड़ेंगे। जहाँ पर बड़ा प्लॉट है, बहुत सारे आप शयन कक्ष बना सकते हैं, आप ड्राइंग हॉल वगैरह सब चीज़ें बना सकते हैं। वहाँ पर तो देखा जाए तो आप जो अपना बेडरूम है उसमें अपना जो है सिर्फ एक बेड ही लगाइए और बहुत सारी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। एक अलमारी लगा सकते हैं जिसके अंदर जो है आप अपने कपड़े वगैरह रखते हैं या धन संपदा वगैरह रखते हैं, क्योंकि अलमारी जो है वो भारी हुआ करती है और उसको साउथ में या साउथ वेस्ट में ही रखना चाहिए। इसके कारण से ये 2 चीज़ों का प्रावधान ज़्यादा है
टीवी वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे भी जो है लॉजिक ये लगता है कि अगर आप मास्टर बेडरूम में अगर टीवी वगैरह लगाते हैं तो हस्बैंड और वाइफ में किसी प्रोग्राम को लेकर आपस में झगड़े या आपस में तनाव होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए बस आप जो है अपना बेडरूम बनाइए, वहाँ अलमारी वगैरह रख लीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि टीवी वगैरह नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन लोग अक्सर चाहते हैं कि जो उनका बेडरूम है वो जब ऑफिस से आ रहे, थके आ रहे, या फिर जो घर की महिलाएं हैं जब वो किचन का काम करके थक जाती हैं तो अपने बेडरूम में आराम से बैठे और टीवी चलाकर कुछ एंटरटेनमेंट वो चाहते हैं। तो ऐसे में अगर जो लोग टीवी लगा भी रहे हैं, क्या उसके लिए दिशा मायने रखती है, ताकि कोई वास्तु दोष ना हो और जो पति पत्नी का आपसी तालमेल है वो भी बना रहे? देखिए, टीवी जो है वो देखा जाए तो एक जो है इंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा स्रोत है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और वो जो है पूरा परिवार एक जगह बैठकर एक ही प्रोग्राम को देखे ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों को कार्टून पसंद हुआ करता है, गृहिणी को जो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती हैं। और मान लो उनके जो हस्बैंड हैं उनको जो है T20 का मैच, क्रिकेट मैच देखना है, तो ऐसे आपस में तनाव होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। इसलिए घर में टीवी तो 2 ही होने चाहिए। अगर 2 टीवी हैं तो एक को आप अपने मास्टर बेडरूम में लगा सकते हैं और उसे भी आप साउथ ईस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन जो है आपकी उसमें आप टीवी को लगा सकते हैं। उससे जो है आपस में तनाव होने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि जिसको हस्बैंड को कुछ देखना है वो अपना प्रोग्राम देख सकता है, पत्नी को अपना प्रोग्राम देखना है वो दूसरे टीवी में देख सकते हैं। इस प्रकार से तो तनाव से बचा जा सकता है। यानी कि आपसी सामंजस्य अगर बरकरार रखना है तो, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कमरे में टीवी भी हो, आप दूसरा टीवी कहीं और नहीं लगाना चाहते, अपने कमरे में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्शन मायने रखती है। साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट डायरेक्शन में अपना टीवी लगाना चाहिए। आचार्य जी, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब हम अपना घर बनवाते हैं, वास्तु नियमों का ध्यान रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हायर लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देते हैं और वो ये नहीं ध्यान देते कि हमें ये वास्तु नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये वास्तु नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, आपसी सामंजस्य नहीं बना रहता है। इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या इन बातों के पीछे भी वास्तु दोष हो सकता है, जैसे आपने हमें टीवी का भी एग्जाम्पल दिया? देखिए, वास्तु शास्त्र जो है उसकी अपनी एक सीमा है जी, और ज्योतिष शास्त्र की अपनी एक सीमा है। इस प्रकार से जितने भी जो शास्त्र हैं उनकी अपनी एक सीमाएं होती हैं और वो अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही जो भी उसका विषय है उसी के ऊपर वो विचार करता है। हमने ये भी देखा है कि कई घरों में बहुत सारे वास्तु दोष होने के बावजूद भी अच्छा फल मिल रहा होता है और कई मकानों में कोई वास्तु दोष नहीं है, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत उनको अशुभ फल मिल रहा होता है। इसके पीछे जो कारण है वो ये माना जाता है कि हमारे जो प्रारब्ध कर्मों का जो फल है, जो समय की जो गति है, या जो पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए थे उनका फल हमें इस जन्म में भोगना है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ज्योतिष और वास्तु, इन दोनों को अगर समवेत रूप से लेकर चला जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो भी शुभाशुभ घटना घट रही है उसका आकलन बहुत अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। और वैसे भी हम मनुष्य का एक स्वभाव है कि जिस मनुष्य की उंगली जब तक चौखट में नहीं आ जाती तब तक उसको राम या माँ का नाम कभी भी याद नहीं आता है। जब भी हमारे साथ कुछ अशुभ या कुछ दिक्कतें प्रारंभ होती हैं तब हम जो है किसी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, किसी पंडित जी के पास भी जाते हैं। हमें अगर कोई हम हेल्थ के रूप में, हमारी साउंड हेल्थ है, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही क्यों? तो जो सिस्टम है बेसिकली वो ये है कि एक ही वास्तु में रहते हुए दादाओं ने, परदादा ने, पिताजी ने खूब सक्सेस की और उसी में उनका परिवार जो था, उनके जो संतान है वो अनसक्सेसफुल रही। इसके पीछे जो कारण है वो प्रारब्ध कर्मों का फल है और इस वजह से ही कई जगह पर देखा जाता है कि वास्तु दोष बहुत ज़्यादा हों और समय भी अगर खराब हो तो ज़्यादा सुफल मिलते हैं। जी आचार्य जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जो आपने हमें उत्तर दिया है उसी से जुड़ा एक और प्रश्न है हमारा, वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सोनदर जुड़े हैं लुधियाना से, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए अपना। पंडित जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, राम राम जी। राम राम जी। पंडित जी ऐसा है ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1954 जी। तो टाइम है सुबह 8 बजे का जी। तो मेरा ना मकान जो है पश्चिम दिशा की तरफ है, उसका गेट मेन है जी। तो मेरा ना 1.5 साल से काम बहुत धीरे धीरे कम होता बिल्कुल कम हो गया जी, यानी कि व्यापार में आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है? नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन आ नहीं रहा।
जी बिल्कुल जैसे सभी सभी छूटते छूटते जा रहे हैं। जैसे मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, पुरानी गाड़ियों को सेल परचेज का। जी उसके लिए कोई उपाय मेरे को बता। जी बिल्कुल, अभी हम आपको इसके लिए उपाय बताते हैं। तो क्या इसके पीछे जो उन्होंने मुख्य द्वार की दिशा बताई है, इसके पीछे वास्तु दोष है जिसकी वजह से इनको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखो, वेस्ट फेसिंग मकान भी बहुत शुभ फलदायक हुआ करते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि शुभ पद विन्यास में जो है आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। अगर वो वहाँ नहीं है तो चाहे आप ईस्ट फेसिंग मकान में ही क्यों ना रह रहे हैं, चाहे नॉर्थ फेसिंग मकान में ही आप क्यों ना रह रहे हैं, आपको कुछ न कुछ अशुभ फल मिलते हैं। वैसे जो वेस्ट फेसिंग मकान है, पश्चिमाभिमुख मकान जिसे हम बोलते हैं, उसमें व्यक्ति बहुत समय तक रहता है। अगर आपने दुकान ली है तो दुकान में आप 8-10 साल से रहेंगे, 10 साल से 5 साल तक तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई दुकान लेते हैं, 2-4-5 महीने में ही दूसरी आप चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरी तीसरी चेंज कर लेते हैं। वेस्ट फेसिंग मकान स्टेबिलिटी को शो करता है, इसलिए आप उस मकान में काफ़ी समय तक रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वेस्ट फेसिंग जो डायरेक्शन है वो नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो भी एंट्रेंस होती हैं, जितने भी आप मकान देख लीजिए, शुरू के अंदर हमेशा थोड़ा सा नीचापन हम रखते हैं कि हमें गाड़ी वगैरह स्कूटर वगैरह खड़ा करना है, और आगे जो है बारिश वगैरह होती है या हम जो है धोते हैं आगे का पाथ, तो पानी हमारे घर के अंदर ना जाए, इसलिए हम थोड़ा सा उसमें 2 इंच 4 इंच 6 इंच का एक गैप रखते हैं। आगे का फ्लोर हमारा ऊंचा होता है और जो है पीछे का फ्लोर, माफी चाहूंगा, ऊंचा होता है, और आगे का जो एंट्रेंस का फ्लोर जो होता है वो थोड़ा नीचा होता है। इसलिए वेस्ट फेसिंग नीचा होने की वजह से किसी हद तक थोड़ा सा नकारात्मक फल देता है, जो कि देखा जाए तो वास्तु दोष है। जी, यानी कि जो उन्होंने दिशाएं हमें बताई हैं और जिस तरीके से उन्हें व्यापार में नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके पीछे एक वास्तु दोष है और आपको इसका उपाय कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा कि अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सीधे आप अपना फोन उठाइए और हमारा नंबर डायल कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे बेडरूम के बारे में। आपने हमें बताया कि बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं, टीवी भी खासतौर पर हमें नहीं रखना चाहिए। जिस तरीके से पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बना रहता है, उसके पीछे भी एक वास्तु दोष हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो हमारे कर्म है उसको हमें इसी जीवन में सब कुछ भुगतना पड़ता है। जैसे कबर्ड हुई, आपने बताया कि कबर्ड हम रख सकते हैं। इसके अलावा शीशा क्या हम कमरे में रख सकते हैं? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, जो हमने सुना है, रात के समय शीशे को ढककर रखना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण होता है और क्या कमरे में शीशा लगाना ठीक है, उचित है? देखिए, जो मिरर है उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ये है कि आपने मान लीजिए कि ईस्ट की दीवार पर जो है आपने बेडरूम के अंदर जो शीशा लगा दिया, तो शीशे के अंदर आपका जो पूरा जो बेड है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट हो गया, वहाँ से वहाँ पर वो प्रदर्शित हो रहा है, शो हो रहा है। इस कारण से साउथ वेस्ट में तो आपका जो है देखा जाए तो बेड जो है वो है ही नहीं, वो तो ईस्ट में शो हो रहा है। इस कारण से वो दिक्कत देता है। दूसरा, शीशे के अंदर जितना भी शरीर का पार्ट हमारा जो दिखलाई देता है, उन पार्टों में देखा जाए तो ज़्यादातर जो है कुछ पेन होना शुरू हो जाएगा, हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए भूल कर भी अपने मास्टर बेडरूम में तो कभी भी आप है ना जो शीशा नहीं लगाएं। और साउथ की दीवार पे जिनके शीशे लगे होते हैं उनको तो मेजर डिजीज होती हुई देखी है हमने। इसलिए जो है ईस्ट और नॉर्थ की जो दीवार है उस पर शीशा लगाएं, लेकिन अपने मास्टर बेडरूम में कदापि ना लगाएं। तो यानी कि मिरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मिरर अगर आप अपने कमरे में लगा रहे हैं तो उसके लिए भी दिशा का ख्याल रखना पड़ता है। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ना ही लगाएं, ये कोशिश कर रहे हैं, और अगर लगाएं तो उसके लिए भी दिशा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, काफी ज्यादा 50% हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं, उनका घर बहुत छोटा होता है। एंटर किया, देन एक बेडरूम होता है जिसमें ही वो लोग हर एक चीज करते हैं, उसी में उनका कबर्ड होता है, शीशा होता है, टीवी होता है, हर एक चीजें होती हैं। ऐसे में इस तरह के परिवार को अगर वो वास्तु दोष से बचना चाहते हैं, किन खास बातों का ख्याल रखने की जरूरत होती है? देखो, उनको सारा सामान रखना है तो सामान बहुत बड़ा ना रखें। आपको अलमारी रखनी है तो छोटी अलमारी आप रख सकते हैं। आपने मिरर लगाना है तो आप ये नहीं कि 4x3 का, 3x6 का, 3x5 का बहुत बड़ा आप मिरर लगा रहे हैं। छोटा मिरर लगा लीजिए जिससे कि आप वो जो है आप अपने हाथ में रख करके कहीं दूसरे स्थान पर भी जा करके कंघी कर सकते हैं, आप तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार का मत लगाइए कि जो बिल्कुल स्थिर है और जिसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो छोटे मकानों में जो है आप मिरर जो है वो थोड़ा छोटा लगाना चाहिए और वो
स्थान परिवर्तन करने वाला होना चाहिए कि उसको हटा करके आप दूसरी जगह तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार का रखने से तो ज़्यादा वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यानी कि ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका खास तौर पर हमें ख्याल रखने की जरूरत होती है, और खासकर उन लोगों को जिनका परिवार भी छोटा होता है और साथ में उनका घर भी छोटा होता है, इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती। ऐसे में वो अगर वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, वास्तु दोष से निश्चित तौर पर आप बच सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, प्रमोद, उनसे बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमोद जी। मैडम जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे घर में नागफनी का दोष है। प्रमोद जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराएंगे। मेरे घर में नागफनी का दोष है, मतलब पार्टीशन हुआ था तो मेरे घर में। जी हेलो जी, अपना प्रश्न मेरे बताइए। घर में नागफनी का दोष है। नागफनी दोष होता है ना, तो दीवार गट्टे से थोड़ा पार्टीशन हुआ था हमारे पिताजी और भाइयों के बीच, उनके बीच में, तो इसमें थोड़ी ब्लैक होने की वजह से नागफनी का दोष है। तो वो जगह थोड़ी बहुत पहले तो उसमें बहुत बेल थी, मगर धीरे धीरे करके उसकी बेल जाने लगी। तो मैंने एक छोटा सा उपाय किया था, मुझे भगवान विष्णु की फोटो ईस्ट करके और उसमें येलो कलर का कपड़ा लगा दिया, तो थोड़ा उससे कम हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा पंडित जी से कि आगे इसमें कुछ इम्प्रूव हो सकता है। जी, देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार नागफनी जैसा पेड़ जो है वो घर में होना ही नहीं चाहिए। ये जंगल में उगने वाले पेड़ हैं और इनके लिए यथा स्थान भी जंगल ही हुआ करते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो आप शनिवार के दिन या रविवार के दिन जो है शुक्ल पक्ष के अंदर जो है आप उसको हटवा सकते हैं। आपने जैसा कि कहा कि आपने येलो कलर का जो है कपड़ा वगैरह आपने उसके ऊपर ढांप दिया है, ये जो उपाय है बेसिकली ये कुछ बचाव करने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपका स्थान है, आपको वहीं पर रहना है। कल ने और मान लो आपके बच्चे होंगे, आपने और कंस्ट्रक्शन करनी है, थोड़ा सा और मकान को बढ़ाना पड़ेगा, तो उस पेड़ को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। इसलिए उसके लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप हटवा दीजिए, उसी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रमोद जी, लाभ आपके लिए इसी में है कि जो आपने पेड़ लगाया हुआ है वो उस पेड़ को आप हटा दीजिए अपने घर से, तभी आपके जीवन में उन्नति होगी। आइए एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे शीशे की कि शीशा हमें नहीं लगाना चाहिए, और जो लोगों का घर छोटा है वो ऐसा शीशा होना चाहिए कि वो उसका स्थान बदल सके। इसके अलावा अगर आप बात करें, क्या बेडरूम में बेड की दिशा भी मायने रखती है, और ये भी मायने रखता है कि हम किस तरफ सिर रख के सोएं, किस तरफ पैर रख के सोएं, क्या ये बातें भी मायने रखती हैं वास्तु के नियमों के अनुसार? हाँ, देखो, वास्तु शास्त्र जो है उसके अंदर 3 ऊर्जाओं का बड़ा महत्व है। पहली हमारी सौर ऊर्जा है जो हमें सूर्य से मिलती है, दूसरी हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी भी जो है वो उसके हमारे नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है ये चुंबकीय क्षेत्र है बेसिकली। हमारे शरीर के अंदर भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे शरीर में है, ऐसा हमारा वेद वाक्य भी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए वास्तुशास्त्र ने ये संपादित किया कि हम जब सोते हैं तो हमारा जो सिर है वो जो है दक्षिण दिशा की तरफ हो और हमारे जो पैर हैं वो नॉर्थ की तरफ रहे। इसके पीछे कारण है कि हमारे खून का जो प्रवाह है वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो चुंबकीय शक्ति है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर भी हमें मालूम है आयरन हुआ करता है, तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यू बहुत स्मूथली होती रहेगी। इससे हमें अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद का मतलब है कि आप सुबह आराम से उठेंगे, उत्साह से, आप जो है एनर्जी से, स्फूर्ति से आप है ना जो भरपूर होंगे, अपना काम आसानी से करेंगे, अच्छा माइंड वर्क होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसी का आधार जो है वो एक साइंटिफिकली भी है और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी है। इसलिए हमें साउथ की तरफ सिर करके सोना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक पैटर्न है जिसका हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो यानी कि ये बातें भी मायने रखती हैं कि बेड किस दिशा में हो और किस दिशा में हम सर रख के सोएं, किस दिशा में हम पैर रख के सोएं। आचार्य जी, हम अपनी चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का समय हो चला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे, लेकिन आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बेडरूम के बारे में। अभी तक हमने आपको बताया है कि किस दिशा में आपका बेडरूम होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। आगे आपके बेडरूम से जुड़ी और खास बातें बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।